नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आज आपको अच्छा लग रहा होगा, ताली बजाने की बड़ी इच्छा हो रही होगी, क्यों? गलत कह रही हूँ क्या? ताली बजाइए और थाली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, ये सब करिए क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से कोरोना भाग जाएगा। यही आपने हमें कहा था और यही हम लोगों ने भी मान लिया। आपने जो कुछ बताया, वो देश की जनता ने की। भक्तों, आप क्या कहेंगे? आपने भी हमें बहुत कुछ बताया था और हम सब ने वही कुछ किया। अब कोरोना के जो केस हैं उसके बारे में पहले तो आपको ये अवश्य कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी ने जब इस बात को उठाया था, पहला केस 31 जनवरी 2020। राहुल गांधी जी बताते हैं कि कोरोना से हमें संभलने की आवश्यकता है। सरकार क्या कहती है? वो कहती है कि राहुल गांधी जो हैं वो लोगों में डर बना रहे हैं। कोरोना से हमें कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद पता चलता है कि नहीं, कोरोना एक खतरनाक बीमारी है इसलिए जनता कर्फ्यू किया जा रहा है। सभी ने उसमें प्रतिभाग किया। उसके बाद कहा गया कि अब लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन 1 2 3 अनलॉक। फिर लॉकडाउन 1 2, कितने लॉकडाउन? क्या इससे चरमराती जो व्यवस्थाएं हैं, खास करके जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, क्या वो ठीक हो जाएंगी? क्या जो ताली और थाली बजाई थी उससे चीजें ठीक हुई? जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, क्या उसे संभाला जा सकेगा? राज्य सरकारें गिराने में लगी है, हमारी सरकार। मगर इसकी चिंता नहीं है कि कोरोना के केस किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अपने मेहमानों से बात करके जानेंगे अवश्य। आपकी मुलाकात करवाती हूँ आज के मेहमानों से, और भी मेहमान जुड़ेंगे कुछ देर में। हमारे साथ मनमोहन सिंह पाहूजा जी हैं, जो अ, सोशल मीडिया से जुड़े रहे हैं और इस वक्त उनको एक नया ओहदा फिर से मिला है एआईसीसी से। तो मैं मनमोहन सिंह पाहूजा जी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उन्हीं से कहूँगी कि आप बताइए कि आपको कौन-सा पद मिला है? नमस्ते सुजाता जी। और आपको भी बधाई हो। आपको भी नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद मिला है विद कांग्रेस वॉलंटियर्स का। जी, और मुझे पद मिला है नेशनल को कोऑर्डिनेटर का आईएनसी सोशल मीडिया टीम में। एआईसीसी की तरफ से लेटर है, बहुत भारी जिम्मेवारी है। रोहन भाई ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दी है, तो है तो बहुत भारी। उम्मीद करता हूँ कि उनकी सबकी आशाओं पे खड़ा उतरूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अगर हम जन-जन तक पहुँचा रहे हैं, तो हम देश हित में कार्य कर रहे हैं। हम अपनी भाषा में संयम बरतेंगे, वो सब गलत काम नहीं करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया में कर रखा है वेरी और गुड। उससे लड़ेंगे। साथ में आप सभी से मिलवाना चाहती हूँ अपने नौजवान बेटे से, रोहित वत्स। ये हिमाचल प्रदेश के सोशल मीडिया की एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर हैं। इन्हीं से जानना चाहूंगी, इनका स्वागत करती हूँ और जानना चाहूंगी कि इनकी ड्यूटीज क्या है एक सोशल मीडिया की नेशनल एग्जीक्यूटिव, एक सोशल मीडिया की एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा होने के नाते। जी रोहित, नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार सुजाता मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। और मनमोहन सिंह जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भी साथ में जुड़े हैं। मैम, मैं हाल ही में पहले मैं चंडीगढ़ में होता था और मैं सोशल मीडिया में काम करता था, एक कंपनी में, बॉम्बे की कंपनी थी। हुँ, वहाँ पर काम करता था। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री धर्मवीर धामी जी का नाम अगर ये सुना होगा, वो कांग्रेस पार्टी में बहुत टाइम से रहे थे और कांग्रेस जी, पार्टी के काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया था। तो उनका हाल ही में देहांत हुआ, उसके उपरांत मैं वापस कुल्लू आया, तो मुझे ये कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया कि क्योंकि मैं सोशल मीडिया लाइन से ही था, तो उन्होंने मुझे हुँ, इसमें अपना हिस्सा बनाया। और हम यहाँ पर कोशिश यही कर रहे हैं कि जो
चीज नरेंद्र मोदी जी ने इस्तेमाल की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जैसे उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। मनरेगा हमारी स्कीम थी और उसका फायदा आज की डेट में सोशल मीडिया पे प्रचार कर करके बीजेपी उठा रही है। जैसे मंगलयान का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी ले गए, पर मंगलयान सिर्फ 3 महीने में तैयार नहीं हुआ था। उनके सत्ता में आने के 3 महीने के बाद ही मंगलयान कैसे तैयार हो गया, जब कांग्रेस पार्टी ने अगर उसको अनुमति नहीं दी थी या वो पहले से बनना शुरू नहीं हुआ था। पर हम किसी हद में किसी वजह से कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पे उस चीजों का सही ढंग से प्रचार नहीं कर पाई सही समय पे, और हमारी स्कीमों का फायदा नरेंद्र मोदी जी ले गए और झूठ पे झूठ बोलते रहे, और आज की डेट में वो वहां हैं और हम अब फिर से जागरूक होके वो आए हैं। तो आई वाज जस्ट, मैं बाहर से एक आउटर पर्सपेक्टिव था जो कांग्रेस पार्टी से हमेशा से जुड़ा रहा था, पर कभी भाग नहीं बन पाया था। और अब एक आउटर पर्सपेक्टिव लेके हम नई ऊर्जा से, नई ढंग से हम चाहते हैं कि हम इस चीज का एक शुरुआत करें हिमाचल में। तो उसमें हमारे कुछ एक आइडियाज और कुछ एक चीजें काफी अच्छी हैं दिमाग में जो हम फॉलो करेंगे मैम। जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर, और ये भी देखकर अच्छा लग रहा है कि नौजवान जो हैं, वे उनके अंदर जो चेंज लाने की इच्छा है राजनीति में, वो कहीं न कहीं अब दिखने लगी है। क्योंकि बहुत बारी बात होती है, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या कैसे करें? कैसे राजनीति वो सोचते हैं एक अलग चीज़ है, मगर राजनीति में हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही मैं आज की बात शुरुआत करना चाहूँगी कोरोना काल के रूप में जिस प्रकार से देश में फैल रहा है, वो एक चिंता का विषय बन गया है। किस प्रकार से पहले एक केस से अगर हम राहुल गांधी जी की बात को उस वक्त मान लेती सरकार, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स ही सील कर देती, तो शायद केसेस नहीं आते। फिर जमातियों पर दोष देना और ये सारी बातों का होना, और फिर धीरे-धीरे केसेस बढ़ना। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, तो 21 दिनों में संक्रमण का साइकिल बंद हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, और संक्रमण तोड़ने का यही तरीका है कि हम 21 दिन का लॉकडाउन करें। मगर फिर लॉकडाउन 1, 2 ऐसे चलता ही चला गया, और आज जो है लॉकडाउन अभी भी कई स्टेट्स में लग रहा है, और ये भी हो रहा है कि दोबारा लॉकडाउन करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका है। प्रवासियों के साथ जो कुछ हुआ, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आहूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से केसेस बढ़े हैं, उनके बारे में मैं आप ही के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप ही उसका जो डेटा है जिस तरीके से बढ़ता गया है, और हम अब 20 लाख तो पहुंचेंगे ही अगस्त में, जैसा कि राहुल गांधी जी के एक ट्वीट से भी साफ है कि 10 अगस्त तक शायद हम 20 लाख क्रॉस कर जाएंगे। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो अगर एक आम राय देखी जाए, शुरू से ही ये सरकार का मतलब व्यवहार इसके प्रति बड़ा अजीब सा रहा है। दे हैव बीन नॉट सीरियस, बिल्कुल अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाई है। चाहे जब हिंदुस्तान में पहला केस 30 जनवरी को आया था, उसके बाद से लेके ग्रेजुअली बढ़ा, कभी भी सरकार ने कुछ दिखाया नहीं। जैसे राहुल गांधी जी ने पहली ट्वीट की थी 12 फरवरी को, उसके खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 3 फरवरी को दूसरी ट्वीट की राहुल जी की, उसके ऊपर हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कमेंट कर दिया कि ये समझते नहीं है, मजाक उड़ाने की कोशिश की। फिर 13 तारीख को राहुल जी ने तीसरी ट्वीट की यही कोरोना वायरस के ऊपर ही, और उसके ऊपर उस वक्त हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसको हम लोग एक पैंडेमिक नहीं समझते, ये एक पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है। आज 6 महीने बाद, आज 13 मार्च को थी, आज 4 महीने बाद हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? आज तीसरे नंबर पे है हमारा देश पूरे विश्व में। और तो और उसके 4 दिन बाद अनुराग ठाकुर जो सरकार मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया कि कोरोना से हमारे अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज 4 महीने बाद पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। उसके बाद में फिर 21 तारीख को भी ट्वीट, फिर 19 तारीख को भी ट्वीट। लॉकडाउन शुरू होने से पहले राहुल जी ने 5 ट्वीट की थी बराबर, लेकिन इस सरकार ने सीरियसनेस नहीं ली। और फिर जब लॉकडाउन किया मोदी जी ने,
हम सब जानते हैं कि रात को 8 बजे आके 4 घंटे का टाइम दिया, और उसके बाद जो 1 महीना प्रवासी भारतीयों का, हमारे लोगों का जो दिक्कत आई, जो परेशानी हुई, लोग चल के गए, कितने रास्तों में बेचारे जान खोनी पड़ी, कितने भूखे प्यासे हो गए, सारा कुछ हो गया, उसके प्रति क्या हाल हुआ सब जानते हैं। अब हो क्या रहा है कि सरकार, शुरुआत में मोदी जी 2 बार आए, जब तक नहीं था, जैसे आपने एक बार सही कहा कि महाभारत का युद्ध उन्होंने कह दिया कि 18 दिन में जीत जाएंगे हम लोग, 21 दिन में ये युद्ध जीतेंगे, लेकिन वो अभी इस बारे में बात ही नहीं करते। जैसे वो आजकल एक बात बड़ी मशहूर चल रही है कि 1000 दिन में देश को बंद करा दिया, आज 10 लाख केस हो गए तो खुद बंद होके बैठ गए। आज उनके मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है कि कोरोना वायरस आज देश को संबोधित नहीं, सर सामने आके बात तक नहीं कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और आज अभी ये सिचुएशन है कि आज केसेस आज के मैंने अभी देखे नहीं है कितने हुए हैं, कल तक के लगभग 11.5 लाख केसेस हमारे देश में हो चुके थे। हुआ क्या है, जब यहाँ से सारे हमारे भाई यूपी बिहार और उस तरफ जाने शुरू हो गए, अभी इंटीरियर्स में केसेस बहुत आ रहे हैं। एक तो अभी पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट थी, जिसने कहा कि मुंबई के अलावा, मुंबई शहर के अलावा, मैं खुद मुंबई का रहने वाला हूँ, उन्होंने कहा कि मुंबई के जो आंकड़े आते हैं वो सही आ रहे हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही शक वाले हैं। पिछले हफ्ते की एक रिपोर्ट है, बहुत ही चली थी, आपने भी शायद पढ़ी होगी उस वक्त सोशल मीडिया पे। मतलब कहने का मतलब अगर हम लोग 11.5 लाख के आंकड़े हैं और उस पर वो लोग शुभा कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो आंकड़े कितने हैं। और प्लस जो पिछले 10 दिनों में हम लोग बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से, हकीकत बात है, अगर इसी स्पीड रही तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 अगस्त को जो राहुल जी ने कहा है कि 20 लाख तक के केसेस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग को अप्रैल एंड में, आपको याद होगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री वाले आए थे, उन्होंने एक डाटा दिया था, ग्राफ दिखाया था, आपके व्यूअर्स को अगर होगा तो मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा लिंक में बाद में। उस ग्राफ में उन्होंने दिखाया था कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है और 16 मई या 17 मई तक हिंदुस्तान में केसेस खत्म हो जाएंगे। आपको शायद याद होगा, आज उस बारे में वो जिक्र ही नहीं करते। बल्कि आज हमारे केसेस किधर तक हैं? ठीक है, आज लोगों की हालत है, एक तो ये लॉकडाउन बिना सोचे समझे किया गया। लॉकडाउन जैसे था, राहुल जी ने कहा था, एक पॉज बटन था। लॉकडाउन करना कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नहीं था, वो इसके लिए था कि हम लोग अपनी जो हेल्थ की इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इसको हम लोग इतना मजबूत कर ले ताकि आगे चल के। लेकिन पहला लॉकडाउन हुआ, उसमें कुछ हुआ नहीं, आपने जैसे बताया थाली वाली ये सब हुआ, कोई सेंस नहीं था उसमें अंदर। उसके बाद में दूसरे लॉकडाउन के समय फिर दिया जलाओ और वो सब करो, वो सब अपनी जगह है, चलो ठीक है, डॉक्टर्स के प्रति एक प्यार वकट करना, सारा कुछ वो सब बात सही है, लेकिन उससे मेडिकल सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज कितनी बड़ी बात है, और आज की खबर आप देख लीजिए, जो N95 मास्क का उन्होंने बोल दिया कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस और एथिकल नहीं है। तो आज आप 4 महीने बाद ऐसी कोई बात बोल रहे हैं, तो मतलब इट जस्ट शोज दैट द गवर्नमेंट शुरू से कोई सीरियस थी नहीं। और एक होती है कि गवर्नमेंट को पहले प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ये इवेंट होने के बाद उसको सामना कर रहे हैं, बल्कि दे आर नॉट बीइंग प्रोएक्टिव। ये इवेंट होने के बाद उसको एक्ट कर रहे हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खामी रही है। ऊपर से जो सरकारों को गिराने का काम कोशिश कर रहे हैं वो तो अलग ही है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि रोहित जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए। वो जब तक एड ऑन होते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ। धस्माना जी भी जुड़ रहे हैं, मगर लगता है कुछ प्रॉब्लम है उनके माइक में। धस्माना जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद नहीं। तो मैं इसी बात को आगे ले जाकर आपको बता दूं कि आज जो केसेस दिखाई दे रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हम 12 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। और मतलब आज जो आंकड़ा है वो आंकड़ा, हाँ, रोहित जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो रोहित, मैं अब इसके आगे इस बात को लेके चलती हूँ कि जैसा कि अभी पहुजा जी ने कहा कि सरकार ने हर चीज को छुपाने की कोशिश करी हमसे और गुमराह किया, और इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस की बात हम करते हैं आम जनता के लिए कि हमें उनके अंदर अवेयरनेस लानी है,
ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सरकार के पास से ही शुरू हो गई, लैक ऑफ अवेयरनेस। और आज जो हम तीसरे नंबर पे हैं, तो मैं ये बता दूं कि ब्राजील जो है वो 21,29,000 पे है और हम 11,71,000, 71,500 पे है। मतलब 12 लाख तो हर हालत में कल होंगे, क्योंकि आज ही जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है उसमें जिस तरह की वृद्धि हुई है, 16,500 से ज्यादा शायद आज केसेस आए हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। आप जी। अपनी शुरुआती कमेंट्स में आप ये पूरे पूरे मसले को कैसे देखते हो रोहित? आप ये बताइए। मैम, मैं इसी चीज को अपने हिमाचल की स्थिति के साथ जोड़ के आपको बताऊंगा। हिमाचल में भी जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है, श्री जयराम जी की सरकार है। तो अभी पीछे पीछे आपने सुना होगा, न्यूज में आया था कि लाहौल स्पीति के जो मिनिस्टर हैं मार्कंडे जी, वो लाहौल स्पीति में गए थे और लाहौल स्पीति के लोगों ने, क्योंकि वहां के लोग ट्राइबल इलाके के लोग हैं, पर बिकॉज ऑफ उनका ट्राइबल की होने की वजह से उन अच्छी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, तो दे आर अवेयर ऑफ थिंग्स। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मार्कंडे जी, क्योंकि वो बिना क्वारंटीन हुए उस इलाके में आ रहे थे, उनका लोगों का बोलना था कि आप प्लीज हमारे इलाके में ऐसे ना आइए बिना क्वारंटीन हुए, क्योंकि आप यहाँ पर फैला सकते हैं। और हमारा अच्छा। नियरेस्ट जो वेंटिलेटर है वो 450 किलोमीटर दूर है और रास्ते भी हमारे कच्चे हैं। अगर कोई हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग जो 100 साल तक जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ की आबो हवा इतनी स्वच्छ है, हम अगर बाहर से आके क्वारंटीन ना हो और उनको हम कहीं गलती से कोरोना दे दें, तो वो हम कैसे अस्पताल तक पहुंचा पाएंगे। और उन लोगों के ऊपर बीजेपी सरकार ने एफआईआर करके केस करके रखा हुआ है इस वक्त हिमाचल में, जो क्यों? एक नहीं, एक सेकंड, ये क्लियर करिए जरा, ये जी केस क्यों किया गया? क्योंकि मैं उसके बाद आपके उत्तराखंड पे भी आऊंगी, आप हाँ बताइए। जी। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां की महिलाओं ने, महिला मंडल थी, इट वाज ना कि वो कांग्रेस के लोग थे ना वो बीजेपी के, ऐसा कुछ नहीं था, महिलाएं थी, महिला मंडल ने, उन्होंने रोड रोक दी। हाँ। मार्कंडे जी सीधे शिमला से अपना हिमाचल में घूमते हुए जगह कुल्लू में आते, वो पहुंच गए वहां पर। तो उन्होंने बोला कि आप स्टे अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप मिनिस्टर हैं, आप आए तो बाहर से ही हैं, तो आप प्लीज क्वारंटीन होइए यहाँ पर, उसके बाद आप हम लोगों से मिलने आइएगा। तो ठीक बात। उन्होंने रास्ता रोका, तो उन्होंने वापस भेजा। फिर अगली जगह वो जब आए, जब उन लेडीज से बात कर रहे थे, तो उन्होंने, मार्कंडे जी ने मास्क नहीं पहना था। फिर लेडीज ने उनको बोला कि जी आप पहले तो मास्क पहनिए और हमसे फिर बात कीजिए, कहीं आपको कोरोना वायरस ना हो, तो या आप एसिम्टोमेटिक हों और आप कैरियर हो सकते हैं। तो वो उनकी, क्योंकि वो वीडियो बन गया और वो वीडियो बहुत वायरल हो गया और वो सब लोगों ने देखा और सोशल मीडिया पे भी काफी उसको काफी फैला वो वीडियो। तो उस वजह से उनकी वो ईगो पे आ गई मार्कंडे जी अच्छा। की। तो उन्होंने, फिर सरकार ने उन लेडीज के ऊपर एफआईआर दर्ज की हुई है इस वक्त। और वहां की महिला मंडल की औरतें, जिला परिषद की इलेक्टेड मेंबर्स ने अपना सीएम साहब के पास जाके एफआईआर वापस लेने के लिए भी कहा है, और उन्होंने नहीं किया। उसी के साथ अभी हाल ही में 2 दिन पहले श्री जयराम जी ने एक महायज्ञ किया है शिमला में, जिसमें उन्होंने गो कोरोना गो यज्ञ किया, वो कि कोरोना भगाने के लिए यज्ञ किया जाए, जिसमें सामूहिक पूरी बीजेपी के औरतें और वो लोग वहां पर इकट्ठे थे। उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है, ना उनके ऊपर कोई और चीज हुई है। पर वो जो लेडीज थी लाहौल स्पीति की, उन्होंने जब मार्कंडे जी का रास्ता रोका, तो उनके ऊपर केस कर दिया गया। तो ये सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है, इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि आज के समय पे इनके ऊपर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि कहा जाता है वो गपौर संघ की कहानियां होती थी, ये लोग तो बस गप्पे मारी जा रहे हैं, गप्पे मारी जा रहे हैं। पहली बार इन्होंने 14 लाख रुपया बोला कि 14 लाख रुपया आपके खातों में आएगा, उस बहकावे में लोगों को लगा 15 कि लाख, शायद 15 लाख। 15 लाख, हाँ जी, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। तो बस लोग बहकावे में आ गए, वोट दे दिए। हालांकि हमारे पास वोट परसेंटेज ज्यादा थी, पर इन्होंने आंकड़े घोलमोल करने में ये लोग तेज हैं, तो तभी ये सरकारें भी गिरा रहे हैं जगह जगह की। और कहीं पर शायद जो आज विपक्ष है, कल सरकार में बैठे हुए थे, शायद उस तरीके की पॉलिटिक्स वो नहीं कर सकते। मैं कहीं पे ये भी मानती हूँ, कमजोरियां होती है, इनकम्बेंसी होती है, आपसे गलतियां होती है, जो
जिससे लोग नाराज होते हैं। मगर साथ में मुझे आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं ये भी देखती हूँ कि कहीं ना कहीं ये वाला किलिंग इंस्टिंक्ट की नहीं, सरकार में आना है, उसके लिए कुछ भी करना है, ये भी शायद नहीं था। और उसमें मैं गलत नहीं मानती, क्योंकि लोकतंत्र की तो खूबसूरती यही है कि आज हम हैं तो कल कोई और होगा, और दुनिया में ही कल कोई और होगा हमारी जगह पे। तो हम इतनी सत्ता लोलुपता अगर दिखाते हैं तो उसको भी कोई अच्छा नहीं माना जा सकता। और देश आगे तभी जाएगा जब आप किसी चीज को पॉजिटिवली लेकर करेंगे। मैं इसी विषय में आपने जो बात करी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने ये बात करी कि किस प्रकार से जब आम जनता विरोध करती है या कुछ ऐसा करती है जिससे सरकार में बैठे लोग नाराज हो जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। जी। ये बड़े दुख की बात है। दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता कुछ इस प्रकार की चीजें करते हैं जहां पे वो भी वही ऑर्डर को का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, वो ऑर्डर का इनफैक्ट गलत तरीके से उसका क्या कहते हैं उसे, उसको नहीं मानने की गलती कर रहे हैं, तो वो भी तो पावर का अपराध गलत हुआ, इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना? हाँ, जी। बिल्कुल। तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और रोहित, जो आप बात कर रहे हो, मैं आपको बताऊँ, उत्तराखंड हम तो पड़ोसी हैं? जी। और आपने तो अपनी पूरी पढ़ाई यहाँ पे करी है ना? तो मैं ये आपको बता दूँ कि उत्तराखंड में हमारे एक मंत्री जी हैं, सतपाल महाराज जी, जिनके घर पे चस्पा हो गया था नोटिस, और उसके बारे में जानेंगे अभी। और उस चस्पा होने के बाद उसमें ये था कि उनके यहाँ कोरोना का शक था, और उसके बाद उनकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव आई, उसके बाद वे खुद कोरोना पॉजिटिव आए। और मतलब आपका जी। रोहित, आप समझते हैं डून और विलियम का जो कनेक्शन है, तो मैं ये जिनकी बात दूसरे कर रही हूँ सब हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। उनका और बेटा मेरा क्लासमेट, उनके जो दोनों बेटे हैं, मेरे क्लासमेट है। श्रद्धे और सुयश, वो दोनों भी कोरोना पॉजिटिव कोरोना हो गए। पॉजिटिव देखिए, हुए थे। बीमारी तो किसी को भी आ सकती जी, है ना? जी, जी। और जैसे आप मेरे बेटे हैं, वैसे ही वो दोनों भी मेरे बेटे हैं। तो हाँ, मुझे उस वक़्त ये बात की चिंता थी, लेकिन मैं जिस बात पे आ रही हूँ वो ये है कि किस प्रकार से मंत्री जी एक कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर रहे थे, और इसके बारे में हम जानेंगे सूर्यकांत धस्माना जी से, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के उपाध्यक्ष हैं। आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ धस्माना जी। जी, और धन्यवाद। हम आज बात जो कर रहे हैं वो कोरोना काल की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार संभाल नहीं पा रही है। और अभी रोहित वत्स जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो सोशल मीडिया की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके मेंबर हैं। आहूजा जी से आप मिले हुए हैं। आहूजा जी, आप सोशल मीडिया के जो एआईसीसी की सोशल मीडिया के नेशनल बॉडी में हैं, कोऑर्डिनेटर। नेशनल को-कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो प्रकरण हमने उत्तराखंड में देखा और सरकार का जो दोहरा चरित्र देखा, उसके बारे में कुछ एक तो लोगों को बताइए कि क्या हुआ था, और लोगों को हमें जागरूक करने की ज़रूरत है ताकि वे अपनी आवाज़ उठा सकें कि दोहरे मापदंड हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। देखिए सुजाता जी, काफी लंबे समय बाद हम लोग दोबारा से इस वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हुँ, थोड़ा ज्यादा समय हो गया। जब पिछली बार हमने बातचीत करी थी तब अनलॉक का प्रोसेस शुरू हुआ था। हुँ, और अगर आप याद करें, जब लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 4, अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे हुँ, तो लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 4 तक जिस शिद्दत के साथ रिलीजियसली उत्तराखंड की जनता ने इसको फॉलो किया, हुँ, लगभग 90-100 दिन लोगों ने सरकार का हर कानून, हर बात उस पर फूल चढ़ाए। हुँ, और जिस तरह से देहरादून में, पूरे देहरादून से लेकर के पूरे उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्रों में, हुँ, गढ़वाल में, कुमाऊं में, राज्य के किसी हिस्से में कहीं से ऐसी खबर नहीं आई कि कहीं पुलिस को उत्तर प्रदेश की तरह या अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर फोर्स यूज करना पड़ा। हुँ, लोगों ने स्वतः स्फूर्त हुँ, इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सरकार का सहयोग किया। हुँ, लेकिन आपने ये भी देखा कि एक तरफ लोग सहयोग कर रहे थे,
और दूसरी तरफ सरकार की जो लापरवाही थी, सरकार की जो उपेक्षा थी, सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और गवर्नेंस, ये दो पार्ट जो हैं, पुलिस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो काफी मेहनत कर रहे थे, कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका अगर आप पूरा कंडक्ट देखेंगे, अभी आपने एक मंत्री जी का जिक्र किया, एक क्या यहाँ तो यह है कि बस एक ही उल्लू काफी है बदनाम गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्या होगा। या तो सरकार और बीजेपी पार्टी के अंदर जिस प्रकार का उनका आचरण है, हम उसको डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन जो मैं बात आपको बता रहा था, जब प्रवासियों के आने का सिलसिला लॉकडाउन 3 के बाद शुरू हुआ, आपको याद होगा हमने पहले भी चर्चा करी थी कि प्रवासियों के लिए हमने निवेदन किया था सरकार से कि आप जो बॉर्डरिंग जिले हैं हमारे, हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हल्द्वानी है, यहाँ के सारे होटल्स और यहाँ की धर्मशालाओं को आप अधिग्रहण करिए। और इसमें इतना व्यापक इंतजाम हो सकता था क्योंकि कुंभ हम लोग कराते हैं और केवल कुंभ मेला क्षेत्र में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में 80-80 लाख लोग एक दिन में रुकते हैं, एक दिन में। तो आपका तो केवल जो आंकड़ा आया है 2 लाख के करीब है, जो प्रवासी आए हैं 2 लाख से ऊपर नहीं है। और सरकार उन 2 लाख लोगों के क्वारंटीन करने का, उनकी स्क्रीनिंग करने का, उनकी टेस्टिंग करने का इंतजाम नहीं कर पाई। और बिना स्क्रीनिंग के, बिना टेस्टिंग के लोगों को जिस प्रकार से पहाड़ में भेजा, तो जो 3rd हमारा लॉकडाउन था उसमें पूरे पहाड़ के 8 जिले ऐसे थे जो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट थे। अमनवणी वगैरह वाला तो एक आध मामला है, लेकिन जो व्यापक स्तर पर जो कोरोना पूरे पहाड़ में फैला, प्रवासियों के आने के बाद जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से उनकी बिना स्क्रीनिंग के, बिना टेस्टिंग के, बिना उनके इंतजाम के उनको पहाड़ों में भेज दिया गया, उसके बाद आप देखिए पूरे राज्य में देयर इज नॉट अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहें कि वो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, सारे जगह फैल गया। और आज तो हालत आप देख रहे हैं कि कोरोना जो कहीं थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हो भी रही है या पोर्टल्स में या सोशल मीडिया में हो रही है, समाचार पत्रों से तो लगभग ये न्यूज जो पहले पेज की होती थी, लीड न्यूज होती थी, वो लगभग गायब है। दूसरे तीसरे पन्ने में ये न्यूज आ गई है। और जो सोशल मीडिया में लोग अब भी हिम्मत कर रहे हैं लिखने की, वो कह रहे हैं कि कोरोना बम, कोरोना एक्सप्लोजन। आपको पता है आज हरिद्वार के एक किसी इंडस्ट्री को लेकर बातें आ रही हैं। परसों हाँ, कि वहां के 250 लोग जो हैं उसमें 250 लोग पूरे तो नहीं पॉजिटिव बताए जा रहे हैं कि कुछ कम है, लेकिन ये लोग गली मोहल्लों में रहते हैं हरिद्वार में, और ये कोरोना बम तो डेफिनेटली है। नहीं, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से, और जैसा आपने कहा, ये चलिए एक सोशल स्प्रेड का एक हमें खतरा लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आपने अनलॉक का प्रोसेस शुरू किया, उसमें आपने पूरी खुली छूट दे दी लोगों को। जो पहले आपने प्रतिबंध लगाए थे, जो लॉकडाउन 4 तक आपने प्रतिबंध लगाए थे, जब आपने अनलॉक का प्रोसेस शुरू किया, उससे पहले आपने लॉकडाउन 3rd के बाद आपने कहा साहब पास जरूरी नहीं है, अब केवल रजिस्ट्रेशन करिए, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन का नंबर दिखाकर ही आपको अलाउ कर दिया जाएगा। बस वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई, और उस गड़बड़ के होते 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 आज तो हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक मेयर साहब को पार्टी ज्वाइन कराने के फंक्शन में जिस प्रकार से ढोल बजे हैं, जिस प्रकार से गले मिले हैं, जिस प्रकार से फूल मालाएं डाली गई हैं, जिस प्रकार से मेयर साहब को कंधे में बैठा करके नाच किया गया है, और मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद, वहां पर बीजेपी के शिक्षा मंत्री, जो उच्च शिक्षा मंत्री है, वो मौजूद, उनके सारे अब नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, मैं कई लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इसलिए नहीं, मैं व्यक्तिगत कभी, आपको पता है, मैं नहीं, इसमें व्यक्तिगत क्या, जब वो किसी ओहदे पे है, मैं बार-बार इस बात को कहती हूँ। सतपाल महाराज जब पॉजिटिव आए,
तो मैंने ओपनिंग रिमार्क मेरा ये था कि महाराज और उनकी धर्मपत्नी जी, उनके सारे परिवार के लोगों को ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो सब स्वस्थ हो। उनके यहाँ एक मालिक की भी मौत हो गई, आपको मालूम होगा। 22 लोग उनके यहाँ पॉजिटिव, उनके पूरे जो परिवार में और उनके नौकर चाकर जितने लोग थे उनमें निकले। लेकिन हमने ईश्वर से प्रार्थना करी और मैं खुश हूं कि महाराज जी, उनका सारा परिवार आज ठीक है। देखिए, व्यक्तिगत बात अलग होती है, लेकिन राज्य की सरकार के मिनिस्टर के रूप में आप दो कैबिनेट उन्होंने अटेंड करी। और आप ये देखिए ना, डबल स्टैंडर्ड्स। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कोरोना कोई रंग रूप नहीं देखता, कोरोना कोई पार्टी नहीं देखता, कोरोना कोई धर्म नहीं देखता। वो उनको मजबूरी में कहना पड़ा। हालांकि तो उन्होंने तो पहले जमाती बना दिया था कोरोना को, उन्होंने तो मरकजी बना दिया था। लेकिन पूरे अंतरराष्ट्रीय प्रेशर में और WHO के प्रेशर में प्रधानमंत्री जी को भी ये कहना पड़ा। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रीतम सिंह अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के खिलाफ मास्क लगा करके और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, तो उनके खिलाफ तो आप मुकदमा कायम कर देते हो। हरीश रावत अगर कोई प्रदर्शन करते हैं बैलगाड़ी में, उनके खिलाफ आप मुकदमा कर देते हो। मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ, तिलक राज भेड़ साहब के खिलाफ मुकदमा हुआ, नारायण पाल साहब के खिलाफ मुकदमा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप गले मिल रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच कर रहे हैं। 200-250 लोगों की प्रेजेंस वहां पे है, और आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी आपको पता है, 2 दिन पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के बंशीधर भगत जी और मदन कौशिक जी हरिद्वार में मंदिर खुलवा करके, बाकायदा बंद मंदिरों को खुलवा करके, जहां पर इतना भयंकर तरीके से कोरोना फैल रहा है, वहां पर मंदिर खुलवा करके पूजा की गई। आप उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, यही जो दोहरा चरित्र है कि आप विपक्षियों पर और आम जनता पर, मतलब क्योंकि आप सत्ता में है, आपको सत्ता का इतना अहंकार है कि आप आम जन को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप उस पावर का, उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको शक्ति अगर दी गई है, तो ये शक्ति आपको जनता के द्वारा दी गई है, और आप पलट के उस जनता तो वैसे ही परेशान है, त्राहिमाम कर रही है इस वक्त, क्योंकि अर्थव्यवस्था की क्या हालत है हम सब जानते हैं। नौकरियां चली गई हैं, लोग बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, कितनी सारी तकलीफें, उसके बीच में आप उनको इस तरह से उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। आहूजा जी, आप मुंबई से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पूरे देश में हालात हैं, हमने सुना हिमाचल का और उत्तराखंड का, तो और दिल्ली का भी हम देख ही रहे हैं कि कितने बुरे हाल है, बिहार के तो और बुरे हाल है, और गुजरात की तो आज मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी जो हमारी एक साथी है नीलिमा शाह, उन्होंने डाली थी, और बड़ी भयानक वो तस्वीरें हैं। उसमें एक व्यक्ति जो है, पहले ये बताया गया कि, मतलब ये कहा गया कि वो कोरोना उसको है, मतलब पहले कहा नहीं, मतलब उसको लेकर चले गए और कहा इसको कोरोना है। जब उसकी बॉडी को जलाने के लिए लेके गए, तो परिवार ने कहा कि नहीं, इसकी बॉडी में से आप ये बॉडी बैग में से निकालो, हमें बॉडी देखनी है। जब निकाली गई तो उसमें से, उस बॉडी में से सारे अंग गायब थे। दिस इज अ रियली सीरियस इशू। मतलब कोरोना काल में क्या हो रहा है देश में, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और आप महाराष्ट्र की बात अगर मैं करूं, तो महाराष्ट्र के बहुत ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र की धारावी को लेकर WHO ने भी बढ़ाई करी है, तो क्या हम महाराष्ट्र को गुजरात और दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं आपके हिसाब से? जी, सबसे पहले तो बताऊंगा कि महाराष्ट्र में वैसे तो आंकड़े सबसे ज्यादा हैं पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से, लेकिन पिछले हफ्ते ही एक रिपोर्ट आई थी जिसने क्लियर कहा था कि मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़े जो आ रहे हैं, उसमें किधर भी गलत हेरफेर नहीं है। तो जो एक्चुअल हो रहा है, जैसे पर टेस्टिंग के हिसाब से भी वो काफी अच्छी टेस्टिंग हो रही है। और एक बहुत खास बात है क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल सेंटर रहा हिंदुस्तान का, और ये बीमारी इधर की आई नहीं, ये बीमारी बाहर से आई हुई है। तो जाहिर सी बात है मुंबई पे इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि बाहर से लोग अंदर आने वाले मुंबई में ज्यादा जन होते। हुआ क्या था कि जब शुरुआती दौर था, तो
उद्धव ठाकरे जी जो हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, ये आप महाराष्ट्र में कांग्रेस की भी मिलीजुली सरकार है, तो इन्होंने क्या किया था, पूरे हिंदुस्तान में 24 मार्च से या 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। बॉम्बे में खास करके 21 मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ, 3 दिन पहले ही लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। और इन्होंने क्या किया, तो शुरुआती इन्होंने जो 20-21 दिन का टाइम दिया था, उस दौरान क्या हुआ कि इन्होंने जब केसेस निकल रहे थे, तो एक तो इन्होंने कोई केस छुपाए नहीं, जो खास बात है। अच्छा। तो जो केसेस जो निकल रहे थे वो अपनी जगह थे, इन्होंने जो मेडिकल हॉस्पिटल्स के बेड्स और काफी कुछ प्रोविजंस करने शुरू कर दिए थे। इसमें मैं खास करके आपको 2 इंसानों की बात बताऊंगा। एक तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है मिलिंद देवरा जी, उन्होंने 3 से 4 क्वारंटाइन सेंटर सेटअप किए, बहुत सारे हॉस्पिटल गोदरेज इंडस्ट्री के साथ मिलके काफी ज्यादा उन्होंने सेटअप किए, हजारों बेड्स उसके अंदर थे। उसी तरीके से काफी ज्यादा सेटअप और भी किए। और एक है हमारे यहाँ के जो फॉर्मर मुंबई कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं संजय निरुपम जी, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत सारा किया। और भी है। बॉम्बे में हुआ क्या है कि लोगों ने और सरकार के जो मशीनरी है, उन्होंने कोई एक तो टेस्टिंग बहुत बराबर की है और आंकड़े छुपाए नहीं है, जो सबसे खास बात है। बाकी जो आप दिल्ली बता रहे हैं, चाहे आप गुजरात बता रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड ही देखेंगे, आंकड़े जो आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे हैं, ये सबको मालूम भी है इस बात के लिए। बिल्कुल। ये हुआ, यहाँ पर इन्होंने ढांचा बहुत मजबूत किया हुआ है। इसके लिए आज अभी देखेंगे कि बॉम्बे एक लिमिट में आ रहा है आज अभी सरकार। लेकिन महाराष्ट्र, बॉम्बे के बाहर जो थाना एरिया है, जो आउटर स्कर्ट्स हम लोग MMR रीजन बोलते हैं, बॉम्बे के बाहर का रीजन, वो थोड़ा सा उधर केसेस अभी ज्यादा हैं। लेकिन हम लोगों ने इतना देखा है कि यहाँ सरकार कंट्रोल में है। अभी जैसे भाई साहब सूर्यकांत जी बोल रहे थे, हमारे वो रोहित जी बोल रहे थे हिमाचल की वहां के भाजपा नेताओं का किस तरीके का है, यहाँ बिल्कुल उल्टा हिसाब है। यहाँ अच्छा। सरकार में जो मंत्री हैं, जो सरकारी मंत्री हैं, सारा कुछ है, वो बहुत ही लिमिट में और बहुत ही मर्यादा से चलते हैं, डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, हर चीज बराबर रखती है। लेकिन यहाँ होकर हमारे अपने बीजेपी के जो यहाँ के लोकल लीडरशिप देखी जाए, उन लोगों ने उल्टा ही हिसाब करके रखा हुआ है। वो इतना सरकार को ब्लेम हर छोटी छोटी बात के ऊपर, कोई सेंस नहीं है जो प्रॉब्लम करके बैठे हुए हैं। मतलब आपके उधर का रवैया बिल्कुल अलग और हमारे यहाँ का रवैया बिल्कुल अलग है। बिल्कुल वो बात बिल्कुल। जी जी। रोहित रवैया आपने सर, सुन जी जी आपने रवैया सुनी सेम आप है क्योंकि बीजेपी वालों का रवैया ही है वो। ये आप बोल सकते हैं कि उनका रवैया यही होता है। पूरे लेकिन देश में हकीकत रवैया एक ही है। जो दोगलापन की बात कर रहे थे ना, ये अगर कोई आदमी न्यूट्रल होके नोट करे, और एक तो हमारा मीडिया ऐसा है कि वो सही चीजें दिखाता नहीं है, लेकिन अगर कोई दोगलापन देखे सरकार का, तो बीजेपी का एक नेता जो सरकार में मध्य प्रदेश में है या उत्तराखंड में है, चाहे हिमाचल में, वो सरकारी क्या बोल रहा है, और फिर वही नेता यहाँ पर अपने महाराष्ट्र में वो आदमी क्या बोल रहा है, दोनों की बातें अगर सामने रख देना, तो वहीं उनका भांडा पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और रोहित आपके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने बताया उनका दोहरा चरित्र, किस प्रकार से लाहौल स्पीति की महिलाओं पर केस कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने विरोध करा वहां के जो वो शायद मंत्री भी हैं आप कह रहे हैं। स्थानीय, हाँ जी, स्थानीय हाँ MLA और मंत्री जी। और इसलिए कि उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था, और जो रीजंस उन्होंने दिए वो बिल्कुल फेयर थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, अपनी सेफ्टी के लिए भी और मंत्री जी की सेफ्टी के लिए भी। अब मुझे बताइए, ये जो आंकड़ों के खेल की हम बात कर रहे हैं कि आंकड़े सही नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे हिमाचल प्रदेश को लेकर? क्या आपको लगता है कि सही आंकड़े आ रहे हैं? आंकड़े, मैम, आंकड़े सही तब हो सकते हैं जब टेस्टिंग सही ढंग से होगी। हिमाचल में मेरे हिसाब से तो टेस्टिंग हो ही नहीं रही है और बहुत कम हो रही है। और हिमाचल लकीली ग्रीन जोन काफी समय के लिए रहा और अभी भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे आज ही 132 या कुछ ऐसे केसेस नजर आए हैं, तो बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा, NDTV में एक इंटरव्यू हुआ था जयराम जी का, उसमें उन्होंने बड़े खुशी मिजाज से बोला कि हिमाचल प्रदेश तो ग्रीन जोन है, तो हम यहाँ पर क्वारंटीन टूरिज्म स्टार्ट करते हैं कि कोई कोविड का पेशेंट है वो यहाँ पर आइए और हमारे होटलों में ठहरिए और आराम से आप 14-15 दिन रहिए और ठीक होके जाइए। उसके ऊपर काफी ज्यादा विरोध हुआ था हिमाचल में। हाँ। और फिर अभी
पहुजा जी जानते हैं, अभी किसी ने कुछ पोस्ट किया था किसी बंगाल के नेता के बारे में, मैंने यही बात की कि मतलब ये क्या, कहाँ से ये बातें लाते हैं, मतलब कोई सेंस नहीं है। आपने सुना दसमाना जी की रोहित क्या कह रहे हैं कि क्वारंटीन टूरिज्म की बात कर रहे हैं वहां पे जयराम जी। आप उत्तराखंड में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एक मॉडल स्टेट बन जाएंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश और के बारे में भी इन्होंने बताया कि वो काफी समय तक ग्रीन जोन रहा, हम भी बहुत समय तक ग्रीन जोन रहे और जो केसेस आए वो भी देहरादून में सीमित थे। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है। और दूसरी चीज एक और है जो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जो लोगों की मृत्यु हो रही है उनके बारे में हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है, और ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहीं पे शुरू में मुझे याद है कहा था कि जो मृत्यु हो रहे हैं वो कोरोना के कारण नहीं हो रहे हैं, वो हार्ट अटैक के कारण हो रहे हैं, या किसी को कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई खास कोई ज्यादा बीमारी है उसकी वजह से हो रही है। किसी को अस्थमा है, जैसे अभी हरिद्वार वाला कल जो मैटर्स आए हैं कि उनको जो है अस्थमा था इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तो आप ये दोनों चीजों को कैसे देख रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए सुजाता, दो बातें मैं कहूंगा। हम्म। एक तो आपने कहा कि आज की हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग सेफ जोन में थे लॉकडाउन थर्ड तक। लॉकडाउन थर्ड के बाद जैसे ही माइग्रेंट्स यहाँ पर आने लगे, उत्तराखंड के प्रवासी आने लगे, उनका दोष नहीं है। कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होगा, उसको किसी प्रकार की असुरक्षा होगी, इनसिक्योरिटी होगी, तो वो अपने घर की तरफ जाएगा। बिल्कुल। उत्तराखंड के वो लोग, उत्तराखंड में केवल 2-2.5 लाख प्रवासी नहीं है। उत्तराखंड की जितनी आबादी है, मैं समझता हूँ कि अगर पूरे देश और दुनिया में उत्तराखंड के लोगों की गिनती करें तो उत्तराखंड की आबादी से ज्यादा उत्तराखंडी बाहर रहते हैं। दिल्ली में तो लाखों हैं, मुंबई में लाखों हैं। आप कोई शहर ऐसा नहीं है जहां उत्तराखंड के लोग ना हो। दुनिया के तमाम देशों में है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत बड़ा उत्तराखंड का तबका है। तो ये जो लोग आए, ये वो लोग थे जिनके पास 4 महीने में पैसा खत्म हो गया था, जिनके पास रहने का इंतजाम खत्म हो गया था, जिनके पास रोजगार खत्म हो गया था। क्योंकि पूरा होटल इंडस्ट्री बंद है, आपको मालूम है। हॉस्पिटैलिटी में पूरा सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड अगर कोई है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। तो ये वो लोग हैं जो मजबूर थे और मजबूर होकर के उन्होंने सोचा कि चलो अपने घर जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। वो लोग जब आए तो उनके आने पर सबसे पहले तो उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, और उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, उनकी टेस्टिंग नहीं हुई। विदाउट स्क्रीनिंग, विदाउट टेस्टिंग, दे वर सेंट टू द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल एंड कुमाऊं। वहां जब वो लोग गए तो हमारा ग्रीन जोन तो खत्म ही हो गया। पूरा राज्य आज कोरोना अफेक्टेड है, संक्रमित है। अब आप कह रहे कि आज की स्थिति ये है कि 11,000 बैकलॉग है टेस्टिंग का। टुडे, आज की तारीख में बैकलॉग 11,000 है। और आप ये बताइए, जो ये वायरस है कोरोना का, इसकी जो जिंदा रहने की मियाद है वो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन है। अब अगर 1 महीना पहले कोई टेस्ट किया, किसी का आपने खून लिया, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि 1 महीने बाद अगर बैकलॉग चल रहा है तो उसका जो वायरस है वो उसके ब्लड में जिंदा होगा, उसका रिजल्ट ठीक आएगा? उसका रिजल्ट ठीक आ ही नहीं सकता। बैकलॉग जो है, टेस्टिंग, सबसे बड़ी बेईमानी सरकारें और सरकारें, जैसा पहुजा जी ने कहा, मैं बधाई देता हूं महाराष्ट्र की सरकार को कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इससे लड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है वो है टेस्टिंग। और टेस्टिंग के मामले में जिस प्रकार से हमारे तमाम महाराष्ट्र की सरकार ने टेस्टिंग बहुत ज्यादा जोर दिया, उसके लिए वो बधाई की पात्र है। उसके बाद जब टेस्ट ही नहीं करोगे आप, मुझको कोरोना है कि नहीं है, आपको कोरोना है कि नहीं है, until and unless we are tested, कैसे पता लगेगा? टेस्ट तो आप कर ही नहीं रहे। नहीं, और टेस्ट के रिजल्ट्स टाइम से भी तो आने चाहिए। हाँ, टेस्ट आप कर रहे हैं
तो उसमें डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट इतना बड़ा है कि 11,000 का बैकलॉग आपका है, शुरू से चल रहा है बैकलॉग, ये बैकलॉग शुरू से चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि टेस्टिंग, और आपको आश्चर्य होगा इस राज्य की सरकार ने तो कमाल किया। वैसे तो मोदी जी का अनुसरण करते हैं लोग, जैसा मोदी जी करते हैं। जिस दिन मोदी जी ने टेलीविजन में आके कहा आत्मनिर्भर बनिए, अब वो मंत्र पकड़ लिया, त्रिवेंद्र जी ने वो मंत्र पकड़ लिया। उन्होंने कहा उत्तराखंड के लोगों आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनना है, सारे हथियार छोड़ करके। और आपको आश्चर्य होगा कि मोदी जी ने उस दिन से, जिस दिन से आत्मनिर्भर बोला, वो कोरोना को भूल ही गए। पहले उनको लग रहा था कि कोरोना से कोई क्रेडिट मिल जाएगा, उनको लग रहा था 18 दिन में महाभारत जीता था, 21 दिन में हम वो महाभारत और उसमें आ गए। अब 21 दिन में जीतना क्या, आज हिंदुस्तान जो है हम अमेरिका से कंपटीशन कर रहे हैं। कोविड-19 की जो ट्रॉफी है उसको जीतने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हमारा अमेरिका से आज हम 11.5 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। अब एक हफ्ता पहले 11.5 से ज्यादा 11,71,000। वही मैं कह रहा हूँ, 11.5 हम क्रॉस कर चुके हैं, 12 लाख हम पहुंच रहे हैं। तो हम कहाँ जाकर के टिक रहे हैं, तो कहाँ गया 21 दिन का नारा। लेकिन जब मोदी जी को समझ आ गया कि हम नहीं लड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर बनिए, और उसके बाद वो गायब हो गए। उसके बाद वो कोरोना की बात ही नहीं कर रहे। अब जैसा गुरु करेगा वैसी तो चेला करेगा। उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले तो 90 दिन आपको मालूम है साफा लपेट करके घर में छुपे रहे, निकले ही नहीं घर से बाहर, घर से बाहर ही नहीं निकले। और ही इज द हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो है ही, राज्य के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। और आपको पता होगा कि राज्य में उन्होंने कहा प्राइवेट लेबोरेटरीज को हमने दे दिया है। अब प्राइवेट लेबोरेटरीज को फ्री में करेगा टेस्ट आपका। अगर खुदा ना खास्ता किसी मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति के घर में अगर 5, 6, 7 आदमी इन्फेक्टेड हो गए, बुखार आ गया, खांसी हो गई, और वो टेस्ट कराने चले गए, तो 30,000 रुपया वो टेस्ट का देगा, तब उसके घर के 6 लोग टेस्ट होंगे। ये सरकार का काम था। ये काम तो सरकार का था। आपने खाना बनवाया हमसे, आपने कच्चा खाना बंटवाया हमसे, आपने मास्क सैनिटाइजर जो है वो स्वयंसेवी संगठनों से बंटवाए, आपने सारा काम जनता से करवाया, पैसा भी जनता से लिया, तनख्वाह भी कर्मचारियों की काटी। और आपने क्या किया, सरकार का क्या रोल था, सरकार ने क्या किया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल घूमने मुख्यमंत्री नहीं जा पाए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल दून अस्पताल है, और हमारे मुख्यमंत्री राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो एक कष्ट नहीं कर पाए कि अपने घर से दून अस्पताल जाकर के देख लें। तो आप जो कह रही हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं कि हम 1.5 महीना पहले केवल 65 संक्रमित लोग थे, आज उत्तराखंड की गिनती 5,000 छू रही है। और जैसा आपने कहा कि हरिद्वार में जिस प्रकार से थोक के भाव मिले हैं, आज देहरादून में फिर मेरे ख्याल से 65 है, देहरादून में जो आज नंबर है, इसी प्रकार 65 है। इसी प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर जो स्थितियां हैं, मैं इस बात को बड़े कष्ट के साथ कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जनता की तपस्या पर पानी फेरने का काम त्रिवेंद्र रावत जी ने किया है। और आज उत्तराखंड खतरे से जूझ रहा है कि कहीं हम सोशल स्प्रेड की तरफ न बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, बिकॉज वी डोंट हैव द फैसिलिटीज, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। हमने पहले दिन कहा था, सुजाता, हमने पहले दिन कहा था मुख्यमंत्री को कि उत्तराखंड के सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, सारी यूनिवर्सिटीज को, सारे अस्पतालों को आप उसमें एक कोविड डेडिकेटेड मैंडेटरी कर दीजिए कि 25% ऑफ द बेड्स, 25% ऑफ द ICUs, 25% ऑफ द वेंटिलेटर्स, they will be dedicated to COVID patients. बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं पहुजा जी एक ट्वीट जिसको आज हम लोग सब देख रहे थे उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ सभी को। कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, इसमें बहुत बड़ी आज डिबेट चली हुई है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस डिबेट का जवाब भी दिया। ये ट्वीट है
राहुल गांधी जी का। उन्होंने लिखा था आज सुबह, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां। फरवरी, नमस्ते ट्रंप। मार्च, एमपी की सरकार गिराई। अप्रैल, मोमबत्ती जलवाई। मई, सरकार की छठी सालगिरह। जून, बिहार में वर्चुअल रैली। जुलाई, राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है, जिस बात को अभी आपने कहा था दसवाना जी। तो आत्मनिर्भर हम किस प्रकार से हुए हैं और किस प्रकार से इस कोरोना काल में ये सरकार जो कुछ कर रही है, अंत में मैं इस सवाल के साथ आज के इस डिस्कशन को एंड भी करना चाहूंगी कि जो कुछ सरकार ने करा है उसको आप कैसे देख रहे हैं और सरकार को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। सजेशन वो ले ना ले, हमारा काम है उनको सुझाव देना, सकारात्मक सुझाव देना। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बात तो ये तो कोई नई बात है नहीं, हमने शुरू से देखता है कि राहुल जी कुछ ट्वीट करें या कोई कोट करें या प्रेस मीटिंग करें तो जो मोदी जी के मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं सब अपना काम वाम, वैसे तो कोई काम लगता तो नहीं है करने के लिए, दो ही जन काम करते हैं उनमें, एक हमारे प्रधान सेवक जी और एक अमित शाह जी। बाकी सारे तो ऐसा लगता है सिर्फ राहुल जी को जवाब देने के लिए ही है। तो वो खैर उनका छोड़ो, उनका धर्म वही है कि राहुल जी को कोसना उनका मेन काम है, छोड़िए उनको। मेन मुद्दा ये है कि आज कोरोना वायरस तो देखिए किसी के हाथ में नहीं था। ये तो बात सही है कि सरकार लेट जगी, उन्होंने चाहिए था तो एयरपोर्ट सील टाइम से कर देने चाहिए थे, वो तो गलतियां हुई तो हुई। उसके बाद जो उन्होंने 20 लाख करोड़ का ऑनलाइन पैकेज अनाउंस किया, वो पैकेज जो था वो पैकेज में ही रह गया, लोगों को मिला नहीं कुछ। मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ, एक बिजनेस भी है एक छोटा सा, और आज मैं जानता हूँ कि बिजनेस चलाना आज के माहौल में कितना बड़ा दिक्कत वाला हो गया है। और क्योंकि मैं बॉम्बे से या मुंबई से आता हूँ तो मैं जानता हूँ कि कितने जो बड़े बड़े फाइनेंशियल हब है, कितने लोग अपने अपने स्टाफ को निकाल रहे हैं। आर्टिकल्स में आप भी पढ़ते होंगे कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही हैं। तो उनके तरफ सरकार का क्या प्रोविजन है? सरकार ने, आरबीआई ने एक मीडियम फैमिली से मीडियम की बात बताता हूँ, बिजनेसमैन की बात है। सरकार ने 6 महीने का मॉरेटोरियम अनाउंस किया था, 3 महीने पहले, 3 महीने बाद में। और वो 3 महीने पहले में मार्च तो लगभग खत्म ही हो गया था, तो मार्च के तो जिसका जो था वो हो ही गया था। आज अभी बॉम्बे में बहुत बड़ी इशू मुंबई में आ रही है, और शायद यही इशू ऑल ओवर इंडिया भी आ रही होगी कि लोगों की दुकान, लोगों का जो है वो रेंट पे है। काफी बड़ा इशू है। बाहर के मुल्कों में आप देखिए, चाहे यूके में देखिए, यूएस में देखिए, कनाडा में देखिए, इटली में देखिए, जिनको देख के हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की थी। बल्कि अगर साउथ ईस्ट एशिया को देखिए जो हमारे हिसाब के देश है, उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया था। ये जो लॉकडाउन था वेस्टर्न कंट्रीज ने अनाउंस किया था, जिनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया था। तो उन कंट्रीज को अगर देख के लॉकडाउन अनाउंस किया तो जो प्रोविजन, जो फैसिलिटीज उन सरकारों ने अपने आवाम को दी है, अपनी पब्लिक को दी है, वो प्रोविजन हमको भी सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू थोड़ा सा पैसा दिया, वो राशन की घोषणा की है बिहार का चुनाव सोच के, ठीक है, वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो सरकार को करनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। और साथ करके टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। आज भी अभी जो दिल्ली के आंकड़े, आपने पिछले बात नहीं की, दिल्ली के आंकड़े हैं, दिल्ली के आंकड़े आप नोट करेंगे कि पिछले हफ्ते दिल्ली में बहुत सारे केसेस निकल रहे थे। तो दिल्ली के उसके साथ अगर टेस्टिंग देखेंगे तो टेस्टिंग अच्छी हो रही थी। धीरे धीरे दिल्ली में टेस्टिंग कम करी जा रही है ताकि वो आंकड़े ऑटोमेटिकली कम हो जाए। ये भी एक बात है। बिल्कुल जी। रोहित, आप कैसे देख रहे हैं इसको कि जिस प्रकार से टेस्टिंग की बात भी पहुजा जी ने करी है, क्या चीज है जो आपको लग रहा है कि आपके ग्रीन जोन को रेड जोन की तरफ धकेल दिया है हिमाचल प्रदेश को? तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपनी सरकार को? मैं इकोनॉमी के ऊपर ही एक फैक्ट जैसा है, हमारी आबादी 135 करोड़ की है। 135 करोड़ की आबादी में मैं भी आता हूँ, मेरे बच्चे भी आते हैं, मेरी वाइफ भी आती है, मेरे मदर भी आती हैं।
तो हम 5-6 मेंबर्स हैं, वो 135 करोड़ की आबादी में आते हैं। अगर 10-10 हजार रुपए भी सबके खातों में डाल दिए तब भी 13,500 करोड़ ही होते हैं, 13,50,000 करोड़ ही होते हैं। तो आपका 20 लाख करोड़ की जरूरत क्या थी? आप सबको 10-10 हजार दे दीजिए। ठहरा हुआ पानी है ना जी, इनके पास पड़ा हुआ है, वो बदबू मार रहा है, इकोनॉमी को बूस्ट देना है, उसको पानी को बहना है। सो गिव अस द मनी, वी विल स्पेंड इट बैक इनटू द इकोनॉमी, यू विल गेट इट बैक फ्रॉम अस। उसके ऊपर आप टैक्स लेके ऑलरेडी इनकम कर रहे हो। यू हैव टू जनरेट लिक्विडिटी राइट नाउ, यू कैन नॉट जस्ट होल्ड इट एंड कीप इट फॉर द लेटर टाइम व्हेन द लेटर टाइम इज नॉट गोइंग टू कम। एग्जैक्टली और इसमें मैं आपकी बात को काट रही हूँ, आप पूरी करिएगा अपनी बात। मैं ये बात मैं भी बार बार कह रही हूँ, जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि लोगों को पैसा दो। आप जो बात कह रहे हैं वो तो उससे भी कम कह रहे हैं, 7,500 रुपए लोगों के हाथ में दे दो। अगर ये पैसा हाथ में आता है तो सर्क्यूलेशन में पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, लोगों के पास पैसा होगा खरीदने के लिए। मैं अपना घर चलाती हूँ तो मुझे भी लगता है कि इस वक्त मुझे कुछ चीजें ऐसी है जो संभल के करनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं उनमें पैसा बर्बाद करना चाहिए। अगर मुझे एक फोन खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, इस मुद्दे को बताइए बोलिए। इन लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता मैम। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, दैट इज अ मेजर चंक ऑफ आवर इकोनॉमी विच इज गेटिंग डंप्ड एवरी ईयर, जो डंप हो जाती है। उनका सारा खर्चा, घर का खर्चा, रहने का खर्चा, सब कुछ सरकार उठाती है। उनकी जो सैलरी है वो सारी की सारी उनके पास सिर्फ डंप होती है। वो सैलरी इस वक्त के लिए अगर वो 1 साल के लिए भी छोड़ देते ना मैम, उनका सारा खर्चा चल रहा है, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है। हमारी इकोनॉमी को मेजर बूस्ट मिलना था और इंडिया वुड हैव बिकम लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट दिस थिंग्स, अ वेरी गुड इकोनॉमी, आई फील सो। मैंने थोड़ी मोटी इकोनॉमी जो पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है कॉलेज टाइम में, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट बूस्ट हमारे को इंजेक्शन की जरूरत है इस वक्त। ये गोलियां दी जा रहे हैं कि गोली खाओ 6 दिन के बाद दिखाना हमारे को आके, तो एंटीबायोटिक खाओ, है ना, और चले रहो। हाँ जी बिल्कुल। दसवाना जी, अंत में आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपनी सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को, कोरोना को संभालने के लिए, क्योंकि अब हम जानते हैं कि विस्फोटक स्थिति हो चुकी है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा तो काम है, हम बैठे हैं, हमारा काम है उनको सकारात्मक सुझाव देते रहे, वो सुने ना सुने, हम देते तो रहे कम से कम। सुजाता जी, हम तो शुरू से ही सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं। फ्रॉम द डे वन हमने अनाउंस किया कि हम सरकार के साथ इस लड़ाई में हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप सारी बातें छोड़ दीजिए, हम ये पूछ रहे हैं कि 5 लाख परिवार उत्तराखंड के, छोटा सा उत्तराखंड है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ की हमारी आबादी है, इसमें 5 लाख परिवार कह रहा हूं मैं, 5 लाख लोग नहीं कह रहा हूं, 5 लाख परिवारों की रोटी रोजी 4 धाम यात्रा से चलती है। क्या हाल है उनका आज? 2013 में भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ था जो आज उनका बुरा हाल है। सारे यात्रा रूट, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, सारा ठप पड़ा है। सारा टूरिज्म, सारा पिलग्रिमेज सब ठप पड़ा हुआ है। उनको क्या मदद करी सरकार ने? कोई मदद नहीं करी। 4 महीने तक हमारे टेम्पो वाले, हमारे विक्रम वाले, हमारे बस वाले, हमारे ट्रक वाले, हमारे मैजिक वाले, उन्होंने अपने स्टीयरिंग में हाथ नहीं लगाया। क्या मदद करी सरकार ने? हमारे यहाँ जिम वाले रो रहे हैं, लड़के जिनके जिम है सारे बंद पड़े हैं। क्या मदद करी सरकार ने उनकी? हमारे यहाँ जो बेचारे बार्बर हैं और ये अपना ब्यूटी पार्लर्स हैं, उनका लगभग 4 महीने दुकानें बंद रही। क्या मदद करी सरकार ने? सरकार ने कोई एक नए पैसे की मदद इस राज्य में आम आदमी की नहीं करी। आज हम ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले, बड़ी अच्छी बात कही अभी रोहित ने भी और पाहुजा साहब ने भी, कि आप लोगों को उनके खाते में कुछ भी डालिए, आप 5,000 डालिए, आप 10,000 डालिए, आप 20,000 डालिए, उनके खाते में नकदी डालिए। जब नगद आएगा तो वो बाजार में खर्च करेगा, और जब खर्च करेगा तो इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। बाकी आप बात छोड़ दीजिए। टेस्टिंग हमने कहा, शुरू से कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराइए, रैंडम टेस्टिंग कराइए। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम स्क्रीनिंग कराएंगे पूरे प्रदेश की, 10 दिन के अंदर हम स्क्रीनिंग करा देंगे। आपकी स्क्रीनिंग हुई क्या? आप बताइए, सरकारी तौर पे क्या आपकी स्क्रीनिंग हुई?
हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम स्क्रीनिंग कराएंगे, कोई हम्म, स्क्रीनिंग नहीं हुई। टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया, 11,000 का बैकलॉग है। हॉस्पिटल्स की हालत मैंने आपको बता दी कि कैपिटल देहरादून में देयर इज ओनली वन हॉस्पिटल विच इज कोविड डेडिकेटेड, इट इज अ दून हॉस्पिटल, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर कल कोई इमरजेंसी आती है तो कहाँ लोग जाएंगे, हाँ वो किसको पूरा कर दिखाएंगे? गया है। तो वो आज पूरा हम हुआ है। ये मैं सुझाव दे रहा हूं। पहला सुझाव कि सारे लोग, उनको आप अपनी पूरी आबादी को जितनी भी मदद करना चाहते हैं नगद मदद करिए। नंबर 2, हम्म, पूरे प्रदेश के अंदर टेस्टिंग बढ़ाइए। हम्म, नंबर 3, मैंडेटरी कर दीजिए कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सारी यूनिवर्सिटी, सारे मेडिकल कॉलेजेस में 10% टू 25% जो बेड है, जो आईसीयू हैं, जो वेंटिलेटर हैं, वो कोविड डेडिकेटेड होंगे। हम्म, और अगर आप ये कर देते हैं तो मैं समझता हूं आने वाले समय में हम संभल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आज आम जनता जिसको सबसे ज्यादा इस समय केयर की जरूरत है, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उस नेग्लिजेंस को खत्म करिए। और मुख्यमंत्री जी, आप बार बार कह रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार करूंगा, इस राज्य को एक इंडिपेंडेंट स्वास्थ्य मंत्री दे दीजिए, एक स्वास्थ्य मंत्री दे दीजिए। इस राज्य को स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है। ये हाँ, मेरा सुझाव है। मैं समझता हूं हम लोग पॉजिटिव तरफ देखें, हम लोग सकारात्मक सोचें, हम लोग बहस करते रहेंगे। और एक बात कह करके अंत कर रहा हूं, राहुल गांधी जी ने जो बात कही, जो ट्वीट किया, उसमें एक शब्द भी गलत नहीं है। आपको, मुझको, रोहित को, पावर जी को, हमारी सारी टीम को, इस देश के लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि जो धर्म की अफीम खा करके वो रात को दिन कह रहे हैं और दिन को रात कह रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि राहुल गांधी की जितनी बातें हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री के अंदर ये हिम्मत है, ये साहस है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से बहस करें, लोगों से चर्चा करें? रघुराम राजन से बात करने वाले राहुल गांधी हैं। इस देश के हमारे तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े वैज्ञानिक, मेडिकल साइंसेस के लोग, उनसे राहुल गांधी ने बात करी। नहीं नहीं, उसका प्रधानमंत्री तो जी के अंदर वो इस चीज का तो अनुसरण कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अभी आपने देखा नहीं किसी से बात कर रहे थे? मैंने तो देखा भी नहीं वो। मैम, एक जो लिस्ट राहुल गांधी जी ने जो लिस्ट निकाली, उसमें एक चीज मिसिंग है। हाँ, जो इन्होंने पैसा होर्ड किया, वो भी बीच में आया था जुलाई में, जो इन्होंने डायरेक्ट पीएम खाते में लिया, वो बहुत हाँ, महत्वपूर्ण वो है। बिल्कुल पीएम केयर्स पीएम फंड की बात पीएम कर रहे हैं। केयर्स फंड हाँ, के अंदर जो पैसे आए हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं नहीं, राहुल हाईलाइट गांधी करके आनी देखिए, चाहिए। वो रोहित, मैं बताऊं आपको, जी। अगर वो राहुल गांधी जी उन बातों को, छोटी छोटी बातों को पकड़ते तो पीपी किट्स, जी। हमारे रैपिड रैपिड टेस्ट जो किट्स आई थी नकली चाइना से, हाँ जी। हाँ, चाइना के खराब खिलाफ हो, इतनी आग उगलते खराब। रहते हैं, और चाइना से जो लाखों लाखों किट्स आई थी और नकली। वो हाँ जी। नकली निकल गई। वेंटिलेटर जिनका रूपाणी साहब ने उद्घाटन कर दिया, नकली वेंटिलेटर। ऐसे तो पता नहीं कितने हजारों हाँ, अपॉर्चुनिटी, अवसर हाँ, ढूंढिए। हाँ, उन्होंने कहा कोरोना में अवसर ढूंढिए, तो अवसर बताइए। ढूंढे तो ढूंढ तो लिया, कोरोना में। बिल्कुल यही यही हाँ, आपदा में अवसर ढूंढने की जो बात है, ये तो हाँ, बिल्कुल ही सच साबित होती है कई सारे बार। अवसर ढूंढे बीजेपी ने, हाँ, सारे अवसर मगर ढूंढे। हिमाचल ढूंढे में भी बीजेपी कांड वालों ने ही है, बीजेपी वालों ने। मगर मैं फिर भी आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपने साथ जुड़े हुए लोगों को यही कहूंगी कि हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने के बजाय इंसानियत के चश्मों से देखिए। ये देखिए कि इस वक्त हम जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, इस बीमारी से किस प्रकार से लड़े। अगर हमारी सरकार है, मैं देखिए, कोई कांग्रेस का, कोई या भाजपा का, कोई किसी पार्टी का, लेकिन सरकार जो होती है वो एक देश की सरकार होती है। राज्य की सरकार उस राज्य की सरकार होती है, अब भले ही किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। और सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ, तो उनकी जिम्मेदारी उनके प्रति और भी ज्यादा होती है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, उनकी भी सुननी पड़ती है। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो केवल उस पार्टी से नहीं बनती जो पार्टी सत्ता में होती है। लोकतंत्र उन लोगों से भी बनता है जो लोग विपक्ष में होते हैं, जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया होता है। और हम एक परिवार की तरह होते हैं, हमें एक परिवार की तरह बनकर अगर चलने का मौका मिलेगा तो शायद इस लड़ाई को हम बेहतर तरीके से
लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहुजा जी, रोहित जी, धस्माना जी, आज जुड़ने के लिए। दोबारा आपको जरूर जोड़ूंगी फिर किसी एक नए मुद्दे पर, और चर्चाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा। सरकार पर दबाव हमें बनाना है ताकि वो सही की तरफ चले, क्योंकि जान तो आपकी और मेरी भी है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात, जान जो है भारतीय नागरिकों की है। भारतीय नागरिकों को बचाने का काम, उनकी सुरक्षा का काम हमारे हाथ में है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं आत्मनिर्भर बनो। और हम आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने उन बहनों के साथ, अपने उन भाइयों के साथ खड़े हैं जिनको हमारी जरूरत है। सरकार उनके साथ खड़ी हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपनी आवाज को बुलंद करिएगा और स्पीक अप इंडिया गलत के विरुद्ध आवाज उठाइए और सच का साथ दीजिए। नमस्कार।